और इस सोमवार आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बीजापुर में शहीद हुए जाबाजों को सलाम करता हूं। इन्हीं शूरवीरों के बुलंद हौसले से देश चैन की नींद सोता है। जब से मैंने सीआरपीएफ के 22 जवानों की शहादत की खबर सुनी है, तब से मेरे दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है। आखिर हमारे देश की रक्षा में लगे जवानों के हत्यारे अब तक जिंदा क्यों हैं? देशवासियों, मैं इन्हें नक्सली नहीं, आतंकवादी, टेररिस्ट कहता हूं। इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी, ठोकनी होगी। इस लाल आतंक का सर्वनाश करना ही होगा। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, इन आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले ये अर्बन नक्सली, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये देश विरोधी अब तक खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? नक्सलियों के इन हमदर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इन पर यूएपीए लगना चाहिए। आज ये योगेंद्र यादव जैसे लोग कहां चले गए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों के मुंह में आज दही क्यों जम गया है? दोस्तों, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के सर्वनाश का सायरन बजा दिया है। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब इन देश के गद्दारों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का सामना आ गया है। मतलब इनका खात्मा करना होगा। इन नक्सलियों का वैसे ही सफाया होना चाहिए दोस्तों, जैसे हमारी सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया कर दिया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कहां चला गया वो मोमबत्ती गैंग? देशवासियों, देश विरोधियों के समर्थन में मोमबत्ती जलाने वाले लोग आज एक भी मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर नक्सलियों का समर्थन में तारीफों का पुल बांधते हैं, लेकिन जब बात देश की होती है, जब बात शहीदों की होती है, तो इन्हें साफ सूंघ जाता है। इनकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकलती। गद्दार है ये लोग, गद्दार। ये अर्बन नक्सली टुकड़े टुकड़े गैंग गद्दार और देश विरोधी है। और आज मैं कह देना चाहता हूं कि नक्सलियों के ये हमदर्द पाकिस्तानी आतंकवादी हफीज सईद से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आज पूछिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत टॉलरेट कर ली हमने इनको। क्योंकि आज मेरे साथ पूछता है भारत कि नक्सलियों के खिलाफ कब चलेगा ऑपरेशन ऑल आउट? अरे नक्सलियों के खिलाफ हम सबको इसमें भागीदारी होनी चाहिए। हम सब लड़ेंगे। नक्सलियों के समर्थकों को आतंकवादी क्यों नहीं मानना चाहिए? मैं कहता हूं, इनको आतंकवादी मानो। अगर ये कोई यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हैं तो इनको निकाल बाहर करो और अंदर करो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये गंदी आदत वाले, ये अर्बन नक्सलियों के खिलाफ कब होगी सख्त कानूनी कार्रवाई? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, देश विरोधियों के समर्थन में सड़कों पर उतरने वाला मोमबत्ती गैंग आज जवानों के शहादत पे चुप क्यों है? ये सवाल आज उन सबको, सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है भारत।
बीजापुर के जंगलों में कोहराम मचाने वाले नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जगदलपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमित शाह ने देश के दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब छिपकर वार करने वाले इन कायर नक्सलियों की जड़ों को जड़ से काटने की तैयारी शुरू हो गई है। कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले के सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के साथ डीआरजी और एसटीएफ के जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए निकले, लेकिन सिलगेर के जंगलों में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए। इस हमले में कई जाबाज घायल भी हुए, जिनका इलाज चल रहा है। इस हमले का मास्टरमाइंड कुख्यात नक्सली हिडमा को बताया जा रहा है, जिसके सिर पर 25 लाख का इनाम घोषित है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार ये नक्सली हमले में कामयाब कैसे हो जाते हैं? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में चूक कहां होती है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस हमले के बाद एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर कौन आस्तीन का सांप बनकर नक्सलियों से मिला हुआ है? नक्सलियों के समर्थक इन अर्बन नक्सलियों पर सख्त कार्रवाई कब होगी, पूछता है भारत। आज मैं किसी को इस वक्त नक्सलियों का समर्थक नहीं कहूंगा, मगर एक बात मैं साफ कर देता हूं कि जो भी नक्सलियों का समर्थन करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये सारे देश विरोधी गद्दार, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, ये सब अंदर जाने वाले हैं। क्योंकि मुझे खबर है कि बहुत ही जल्द जो भी नक्सलियों का समर्थन करेंगे उनको भी आतंकवादी जैसी ट्रीटमेंट मिलने वाली है। ये बहुत जल्द होने वाला है। जो लोग कर रहे हैं ना सोशल मीडिया में मोमबत्ती गैंग, सोचते हैं लंबी लंबी पहले मिल जाती है, लंबी लंबी चीज लिखेंगे नक्सलियों के समर्थन में, आपको खबर, सबको अंदर करेंगे, सबको एक एक को पकड़ पकड़ के अंदर करने वाले हैं, अंदर करने वाले हैं, अंदर जाने वाले। ज्यादा बोलिए मत, बकबक मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा नक्सलियों का समर्थन करेंगे आपका भी नंबर आ जाएगा। कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं सबका नंबर आएगा। मैं कह रहा हूं आप लोग नक्सलियों का समर्थन करना बंद कीजिए, नहीं तो अंदर जाओगे। अभी इसका चेहरे ठीक है, बोलने से ये माओवादी, अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्र विरोधी, हर चुनाव के समय वर्दी से बलि मांगता है। अरे हो गया बहुत। अरे मुझे बताइए, चलिए बिट्टा साहब नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। के वक्त ही ये होता है। आज मोमबत्ती गैंग कहाँ गई? वो कहाँ है वो कायर लोग जो चुनाव के लिए चुनाव वर्दी से शहादत लेते हैं? बिट्टा साहब वो गद्दार, बोलने दो इनको, बोलने दो इनको। अरे बेकार की बात मत बोलने करो। दो। माओवादी समर्थक नंबर 1। बिट्टा साहब से होल्ड इट, सोच के। विपरीत विचार नहीं है हमारा। बिट्टा साहब देशभक्त व्यक्ति है। इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देश है। जो इस जमीन में पैदा हुआ इस देश के लिए जी रहा है। लेकिन जो लोग चुनाव के लिए वर्दी से नहीं शहादत लेते हैं, माओवादी, वो गद्दार माओवादी है। नहीं, वो गद्दार है। माओवादी देश विरोधी है। गृह मंत्री रुकिया। 3 अप्रैल को सुबह से शाम तक, रात तक अपने प्रोग्राम का, अपने कार्यक्रम का ट्वीट कर रहे थे। शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 4 अप्रैल को सुबह में उनको वक्त मिला, उस दिन भी उसने रैली कर ली। ये है गद्दार लोग जो वर्दी का अपमान कर रहे हैं, शहादत का अपमान कर रहे हैं। गोस्वामी जी रुको प्रेम कुमार, बहुत बात कर ली। वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन करो। एमएस बिट्टा साहब बोलेंगे। बिट्टा साहब एक ही सवाल है मेरा आपसे, ये आज प्रेम कुमार और कोई अर्बन नक्सली और माओवादी में फर्क क्या है कि प्रेम कुमार स्टूडियो में, टीवी में आकर माओवादियों का समर्थन करते हैं? मुझे लगता है प्रेम कुमार और माओवादी में कोई फर्क नहीं है। कौन है जो
जैसे कि कोई लश्कर तौयबा का समर्थक और लश्कर तौयबा पे कोई फर्क नहीं है। आवाज को कम कीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम बोले आवाज को बंद कीजिए। अब बिट्टा साहब बोलेंगे। बिट्टा साहब बोलिए, बिट्टा साहब बोलिए। जब पुलवामा, अरे ये बोलिए क्या बेटा। बक बक कर रहे हैं, बीच में बोले। डिसिप्लिन में लाइए, डिसिप्लिन में लाइए। या तो हमें अपने चैनल पे बुलाए, वही इनको बताता हूँ। ये कौन सा तरीका है भाई? हम बोले हैं क्या? जब पुलवामा पे हमला हुआ था तो हमने कहा था शहीद तेरी मौत है, तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी। और बालाकोट में जाकर के 500 आतंकवादियों को ठोक के जवान आए थे। क्या दिया? 40 जवानों ने शहादतों के बाद पुलवामा में क्या दिया? 370 धारा खत्म कर दी। आज आतंकवादियों ने, नक्सलाइटों ने चैलेंज किया है 22 के ऊपर जवानों को शहीद करके उस चैलेंज का बदला लिया जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं पार्टी में नहीं हूं, पर आतंकवाद की लड़ाई को जानता हूं कि इसका अंजाम 10 दिन के अंदर अंदर, मेरा अनुभव है 35 साल की आतंकवाद की लड़ाई का। 10 दिन के अंदर अंदर इनकी लाशें बिछी होंगी कुत्ते की तरह, और फिर देखेंगे इनके सामने इनके लिए कौन कौन आता है। बहस, इसमें बहस किस बात की? क्या मैं भाई ने किसी को कुछ कहा? क्या किसी के ऊपर गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया? शहादतों की बात की है कि इनका बदला लिया जाएगा, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे जिस तरीके से पुलवामा में किया था। इस्तीफा दो अमित शाह, गृह मंत्री, तुम लायक नहीं हो। अरे पहली बात तो सुनो। अरे अमित शाह की बात जाओ, नुपुर डिबेट बीजेपी से तलक नहीं। अरे अमित शाह वो योद्धा है, वो योद्धा अमित शाह जिसने 370 धारा खत्म कर दी। वो योद्धा है अमित शाह जिसने आतंकवादियों के कश्मीर के अंदर चने चबा दिए। वो योद्धा है अमित शाह जिससे पाकिस्तान थर-थर कांपता है। और आज जो अमित शाह ने कहा है 10 दिन के बाद इसी चैनल पे, डिबेट पे हम मिलेंगे और बताएंगे किस तरीके से इन आतंकवादियों का सफाया हुआ है। मेरा कोई संबंध नहीं किसी से। आतंकवाद आपको मैं देखिए आपको मैं कहता हूँ, और आखिरी दम तक मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, कोई पार्टी का हो, उसके लिए बिल्कुल। और बिट्टा साहब, जीवन आपके लिए बिट्टा साहब जी। अब मैं एक बात अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि डरो, बहुत डरो, क्योंकि तुम्हें, सुनील चोपड़ा जी, डरने का टाइम आ गया आपका। और मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि अमित शाह ने आज जो बात कही है ना कि निर्णायक लड़ाई होने वाली है। आप लोग देश अब समझ लो, जितना रोना है रो लो। कितना रोते थे आप लोग कश्मीर में 370 धारा गई ना। अरे सुनिए ना, स्टाइल बदल गया है काम करने का। अब 300 अभी 370 धारा गई ना, सब लोग आ गए ना लाइन में। कश्मीर के सारे आ गए ना लाइन में। जितने देश विरोधी वहां पे थे वो लाइन में आ गए ना। अरे छोड़िए आप, मुझे बताइए, आज नुपुर शर्मा को बताइए एक बात। आज भविष्य वही हो। आप नुपुर शर्मा को बताइए, क्योंकि पूछता है भारत कि लश्कर तौयबा और माओवादियों के बीच में फर्क क्या है। क्या आप देश में खुलेआम लश्कर, हफीज सईद जैसे लोगों का समर्थन कर सकते हैं? अगर आप इन आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकते तो आप माओवादियों, अर्बन नक्सलियों का समर्थन कैसे कर सकते हैं? तो बताइए साध्वी, अरे नहीं कर सकते। क्या है साध्वी? अरे नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? मुंह में अरे छोड़ो साध्वी प्रज्ञा, सांसद है, ठीक से बात करो। तुम्हारे परमवीर ने साध्वी प्रज्ञा पर कितनी यातनाएं की थी, याद दिलाऊं आपको मैं? आपके परमवीर ने कितना टॉर्चर किया था, जो कहा जाता है। कितने लोगों ने कहा कि परमवीर की इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ बोलने वाले और परमवीर के समर्थक
क्या बात कर रहे हो आप आप? बेशर्मी बात सुनिए के मेरी। साथ काम कर अगर रहे हैं। आप मुझे बताइए, और मैंने आज सुना, आज मैं कह रहा हूं कि होम बंद मिनिस्टर करेंगे को कि नहीं आप सुना, लोग? और लोग तालियां चुपचाप बजा लाइन में रहे आने थे। वाले हो कि नहीं? नहीं तो पहली सारे बार माओवादियों के शोक साथ आपको भी सभा अंदर में कर तालियां दें। बजती नुपुर मुझे सुनी। लगता है कि जितने माओवादियों के अरे समर्थक हैं कौन उनको डरता अंदर है करना तुम्हारे पड़ेगा। हरामी और ये चीजों टुकड़े से? टुकड़े गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो नहीं समझने वाली कोई बात। There is something आज किसी ने ट्वीट नहीं किए, बोला नहीं। आप पूछिए ना नुपुर, आज महेश को पूछिए ना कितनी बार इस पर ट्वीट किए उन्होंने। आज खत्म करके पूछिए महेश खान को आज, पूछिए आप नुपुर, पूछिए प्लीज नुपुर, पूछिए इनको आज। बज रही थी, शर्म आनी चाहिए। अर्नब, मैंने पहली बार मैं सबसे हिंदुस्तान पहले में तो शोक सभा- मैं अरे रुकिए, जवानों को नमन बेकार करना की चाहती हूँ। उनका मैं प्लीज बोल सकती हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं चिल्लाऊंगी। मैं हमारे देश के वीर जवानों का नमन करना चाहती हूँ। शायद उनसे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। और यहाँ जो बौखला के चिल्लाए जा रहे हैं लोग, कृपया करके दो तीन मेरे सवालों का जवाब वो दे दे। भैया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री असम में क्या कर रहे थे, इसका जवाब दे दे। अपने सारे चुनावी दौरों के खत्म होने के बाद वो क्यों गए वापस छत्तीसगढ़, इसका जवाब दे दे। और ये सुनील चोपड़ा को शर्म नहीं आती यहाँ बैठ के चिल्लाते हुए कि जो ताली बजा रहे थे वो खुद जवान थे। आज गृह मंत्री साहब श्री भाई अमित भाई शाह जी इन सबका मनोबल बढ़ाने गए थे बांसगुड़ा में। आपको कुछ नहीं पता। आप वो लोग हैं जो 76 सीआरपीएफ के जवान जब मौत के घाट उतारे जाते हैं तो आप लोग ताली पीटते हैं। आप अपने ग्लास में जाम वाइन पीते हुए एयर कंडीशन में बैठते हुए आप कहते हैं भैया कम्युनिज्म फैलाओ। आप लोग वो हो जो आए दिन देश के खिलाफ गतिविधियों में आप हिस्सेदारी भागीदारी करते हो। आपके छात्र संघ के लोग देश के विभाजन और टुकड़े मांगते हैं और आपके साथ ही राहुल गांधी जाके उनका समर्थन करते हैं जेएनयू के अंदर। आप लोग वो लोग हो जब ये वारा राव, सुधा भारद्वाज, इन सब के ऊपर केस होता है भीमा कोरेगांव में, तो पी चिदम्बरम आपका साथी कांग्रेस के अंदर बोलता है ये तो लेफ्ट विंग इंटेलिजेंसिया है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये तो बुद्धिजीवी है, इनके ऊपर केस क्यों कर दिया? ये सच है। आप लोग वो लोग हो जिसके अभिषेक मनु सिंघवी और अश्विनी कुमार जाके ये वारा राव और ये सुधा भारद्वाज इन सब भीमा कोरेगांव के अर्बन नक्सलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाके केस लड़ते हैं। आप वो हो जिसके दिग्विजय सिंह सामने आके नुपुर, पहले आप शांत हो जाइए। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज 22 जवानों की मौत हुई है और यहाँ पर आके आप स्टूडियो में आप यहाँ पर आके टीवी पे चीख रही हैं। कहता है मिसगाइडेड यूथ। बहुत ही अफसोस की बात है नुपुर, जिसके लिए राज आपकी आंखों में शर्म भी नहीं आ रही है। आपको अफसोस करना चाहिए कि आप उस पार्टी से बिलोंग करती हैं जहाँ की जिसके मिनिस्ट्रियल कार्यकाल में ये हादसा हुआ है। पहली बात तो बहुत ही अफसोस की बात है कि आज इस देश ने 22 जवानों को खोया है। सैनिक जनरल बख्शी की बेइज्जती जवानों की मौत की कीमत आप इनको अभी भी एयर टाइम देते हैं, आप इनको अभी भी एयर स्पेस देते हैं। मैं तो बात नहीं करूंगी इनसे, आप इनसे गाली गलौज करवा दीजिए हमारे जवान के खिलाफ। मुझ जैसे लोग ऐसे लोगों को क्रेडिबिलिटी नहीं देंगे डिबेट में बैठ के जो जनरल बख्शी को गाली देते हैं आपके चैनल के ऊपर आके। मतलब अगर आपको अपने देश के प्यार है तो आप ऐसी बड़बोली को अपने चैनल पे नहीं बिठाएंगे। जनरल बख्शी को गाली देती है शहीद हो जाते हैं। वही औरत है ना, नुपुर जी, आपको तो रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। पिछले डिबेट में जनरल बख्शी को गाली दी आप लोगों को कैंडल लेकर निकलना चाहिए। आप लोग मैं तो आपको जी भी नहीं बोलूंगी, आप तो लायक भी नहीं है। हाँ वही है, लायक नहीं कि मैं आपको टीवी पे बैठ के जी बोलूं। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों के भरोसे के ऊपर डिपेंडेंट बैठे होते हो। ये अर्बन नक्सली डर गए नुपुर। मैं बताता हूँ एक बात। जो हमारे देश मैं देखिए एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूँ महेश और नुपुर। एक मिनट देखिए, आप अपनी डिबेट खराब कर रहे हैं। टर्म अर्बन नक्सल देखिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ है। पुष्पेंद्र जी ये लोग कहते हैं कि अर्बन नक्सल वाला जो टर्म है जो हमने पहली बार यूज किया था रिपब्लिक नेटवर्क पर, अर्बन नक्सल कहा था। मुझे ये बताइए कि टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सली बहुत गुस्सा हो जाते हैं जब हम उन्हें अर्बन नक्सली कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहली बात तो यह है महेश जी, एक मिनट, आपको आपके अपने नाम से अगर मैंने बुलाया, कहा अर्बन नक्सली हो या टुकड़े टुकड़े गैंग हो, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है?
कोई टुकड़े टुकड़े गैंग को तो टुकड़े टुकड़े गैंग ही कहेंगे, अर्बन नक्सली को अर्बन नक्सली कहेंगे। मुझे बहुत ही अफसोस मेरा की सिर्फ बात ये है कहना है कि आप टुकड़े टुकड़े इतने गैंग को इस serious बात की incident चिंता को, होती जहां है पर देश कि में याकूब 22 मेमन को, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इनको बहुत चिंता होती है अगर याकूब मेमन को खाना मिला या नहीं, याकूब को कहीं आधी रात में इनके लिए ये याकूब मेमन जैसे आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाते हैं। अरे रुकिए महेश जी, मैं पुष्पेंद्र जी से बात कर रहा हूं, महेश जी डिस्टर्ब ना करें। स्विच देखिए, इन लोगों को इस बात की चिंता होती है पुष्पेंद्र कुलशेष जी कि कसाब को कस्टडी में चोट तो नहीं लगी। इन आतंकियों के लिए ये लोग कैंडल मार्च करते हैं। अफजल गुरु को जब फांसी हुई तो यही महेश जैसे लोगों ने कहा कि बहुत बुरा हो गया, और जेएनयू में लोगों ने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यह अफजल गुरु के समर्थक आज शर्मिंदा क्यों नहीं है? पुष्पेंद्र कुलशेष जी, ये लोग जिन्होंने कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, अर्नब आज सुकमा में जो हुआ उसके बाद शर्मिंदा क्यों नहीं है ये लोग? पुष्पेंद्र जी, इन्हीं के कारण तो हुआ। अर्नब एक चीज ध्यान रखिए, आपको याद होगा कि ये आज से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी ने जिसको वहां का अध्यक्ष बनाया था, राज बब्बर, उसने एक बड़े हमले के बाद इन अर्बन और माओ नक्सल के बारे में कहा था ये क्रांतिकारी हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज छत्तीसगढ़ में जो नक्सलों का सबसे बड़ा लीडर है वो वहां का इंडस्ट्री मिनिस्टर है, और ये हमला कोई नया नहीं हो रहा। जब भी इन मामलात में जितने भी ऐसे राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे झारखंड हो, चुनाव के दरमियान में ये हमले होते हैं। बंगाल के अंदर ये पूछिए कि कौन वो आदमी था जिसका नाम छत्रधर माहतो था, जिसने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। वो बाद में रेल मंत्री थी, उससे जाके मिली ममता से, और वो आज उनका चुनाव लड़ा रहा है। आज का ये हमला मैं मानता हूं जो 2 दिन पहले हुआ है, कल ये हमला बंगाल के चुनाव से है। वहां ये ताकतें पूरी तरीके से उदास हैं, वहां पे बुरी तरीके से इनको टक्कर मिल रही है। ये उसके कारण हमला किया गया है ताकि देश की सैनिकों को लड़ा करके किसी भी तरीके से मनोबल तोड़ा जाए, और गृह मंत्री जो वहां कैंपेन कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए। ये एक एजेंडे के तहत हमला हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार भी शामिल है, इसमें माओवाद भी शामिल है, इसमें दिल्ली का साईं बाबा जिसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर्विसेज खत्म कर दी गई हैं, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है। ये किसानों के आंदोलन में वरवरा राव के छूटने की जो आजादी की मांग की जा रही थी, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है। ये तमाम सारी ताकतें इस समय बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत आगे बढ़ रही है उससे डिस्टर्ब करने के लिए यह खेल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी। पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात आपने कही, देश के आप देशद्रोह किया है, देशद्रोह है। आप गौरव आर्या बजाते हैं, आप पॉलिटिक्स क्यों ले इसमें? गौरव आर्या, याद देखा आपने सुनील चोपड़ा पॉलिटिक्स ले इसमें? मैंने एक मिनट देखा है, अरे हमारे जवान शहीद हुए हैं, राजनीति करना बंद करो, राजनीति करना बंद करो सुनील चोपड़ा। अर्नब, अगर आप ज्यादा बोलो मत माओवादियों के लिए, नहीं तो तुम भी पकड़े जाओगे। ताली बजाते, शेम ऑन यू, शर्म आपको आनी चाहिए। कहाँ है आपकी मोमबत्ती की मार्च? आज कहाँ हो रही है? अरे 22 जवान मर गए तुम्हें बचाने के लिए, पुलवामा कर दिया, अर्नब, अर्नब, और तुम लोग सोचते हो कि ये झोला लगा के यूनिवर्सिटी के अंदर छुप के, झोला पहन के यूनिवर्सिटी के अंदर छुप के निकल जाओगे? कुछ तो सीखते। ये सारे जितने झोला वाले हैं यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के माओवादियों का समर्थन करते हैं, ये सारे कायर नंबर 1। इनको लगता है ये निकलेंगे? तुम क्या कह रहे हो? खींच के निकालेंगे इनको। तुम कौन हो? सुन लो, आज खींच के निकालेंगे माओवादी समर्थकों को। डरपोक, अरे डरपोक, अरे डरपोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरे डरपोक नंबर 1 ये सब। अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मुखर्जी से लेके कोर्ट से। अरे रुको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे गर्व है हमें, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? कायरों की फौज, कायरों की फौज बोलता रहेगा पूरी शाम तक बड़बड़ कर, डरपोकों की फौज। कुछ बोलना चाहता हूँ।
अरे छोड़ो, बात बोलना बेकार की चाहता बात हूं, मत करो। थोड़ी सी बात बोलना बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, अर्नब, अगर बड़े बड़े आपकी इंटेलेक्चुअल ये लोग। सच्चाई सामने आएगी। अरे सर 30 सेकंड तो बोलने दो, आप लगातार चोपड़ा जी आप बोल रहे हैं। और मैं हाँ गौरव बोलिए जी गौरव मैं बोलिए। कहना चाहता हूं अर्नब कि ये जो कहते हैं ना कि चुनाव के वक्त, अरे यार चुप रहो भाई, सुनील चोपड़ा भगवान के लिए चुप रहो। फेफड़ों में कहां से इतनी सांसें आती हैं यार, लगातार बोलते हो। अरे रुको यार, बहुत हो गया। आपने मेरी बात सुनो काम किए हैं। अर्नब ये जो कह रहे हैं कि चुनाव के चलते इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे हमले करवाते हैं, सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, 6 अप्रैल 2010 को इसी इलाके में चिंतलनार में हुआ था हमला, छत्तीसगढ़ में चिंतलनार जो गांव है उसके बगल में, और 75 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। 75। तब कौन सा चुनाव था? कौन सा चुनाव था तब? कहां था अमित शाह 2010 में? सवाल एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको डेटा दे रहा हूं। अर्नब आपको पता है जब मैं वहां पे गया, ये तो उस एरिया में गए भी नहीं है, ये लोग यहाँ पे बैठ के बकवास। अरे रुकिए सुनील चोपड़ा, मैं वहां पे 2 हफ्ते रहा हूं, वहां पे इसी एरिया में 2 हफ्ते रहा हूं अर्नब, और एक सीआरपीएफ के ऑफिसर ने मुझे बताया, वो सीआरपीएफ का ऑफिसर हाईली डेकोरेटेड। अर्नब उसकी छाती पे जितने मेडल थे, मैं उस सीआरपीएफ के ऑफिसर को सैल्यूट करता हूं आज। उसने मुझे नम आंखों से यह बताया और कहा कि मेजर साहब, इन सब से नक्सलियों से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जो दिल्ली में सांप बैठे हैं उनसे हम कैसे लड़ें? ये तो हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस फाइल करते हैं। ये ऐसे ही सुमित चोपड़ा जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं, ये सुमित चोपड़ा जैसे लोग यहां पे बैठ के ताली पीटते हैं जब हमारे भाई शहीद होते हैं। अर्नब, ये लोग हैं जिम्मेदार असली। इनका चेहरा देख लीजिए, इस जहरीले सांप का चेहरा देख लीजिए दोस्तों, सुमित चोपड़ा नाम के जहरीले सांप का चेहरा देख लीजिए। ये लोग हैं जो टेलीविजन डिबेट्स पे शाम को आते हैं और बोलते हैं कि कवर फायर देना जरूरी है। अर्नब, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे और क्या शामिल है, आज मैं एक्सपोज करता हूं। अर्नब, 2017-2018 में 400 करोड़ रुपए की तेंदुपत्ता की स्मगलिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। ऐसे फंडिंग करते हैं ये नक्सलों की। वहां पे टिम्बर माफिया है, लकड़ी काट के जंगल बेच दिए। और यहाँ पे साई बाबा जैसे लोग, वरा राव जैसे लोग, ये लोग इंटेलेक्चुअल फायर देते हैं। अर्नब, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सब भटके हुए नौजवान हैं, जैसे बुरहान वानी के लिए दिया था ना हेडमास्टर का बेटा, ये वही चीज है अर्नब। ये लोग वहीं यहाँ पे बैठ के, मुझे पता था वहां पे हमारे भाई शहीद होंगे और यहाँ पे ये लोग आ जाएंगे अपना माइक लेकर नेशनल टेलीविजन पे। ये लोग, अब ये देखिए क्या कर रहा है ये आदमी, ये देख लीजिए, इसका चेहरा पहचान लीजिए, सुनील चोपड़ा का। ये क्या कर रहा है इंसान? ये इंसान कर रहा है, इसमें जामा पहना रहा है। और लोग अब बोलो सुमित राव, भटके नौजवान थे नक्सली, बोलो सुमित राव, बोलो चोपड़ा साहब, बोलो वो नक्सली भटके हुए नौजवान है, एक बार बोलो ना, बोलो भटके हुए नौजवान है, बोलो। वो भारतीय सुनो, वो भारतीय नहीं है। और जो बिट्टा साहब ने बोला था, सही बोला था, ये नक्सली कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, अभी देख लेना, ये मारे जाएंगे, घसीट के मारे जाएंगे, ये घसीट के मारे जाएंगे। बिट्टा साहब ने बिल्कुल मेरे दिल की बात बोली है, ये घसीट के मारे जाएंगे, देख लेना। इन्होंने बहुत, इनकी गुंडागर्दी हो गई वहां पे, बहुत गुंडागर्दी हो गई। गौरव, यहाँ पे अपील करता हूँ अर्नब, मैं अपील करता हूँ ऑनरेबल, ये वसूली है, पूरी अथॉरिटी, ये वसूली जाएंगे। गौरव, मुझे किसी ने पूछा, अरे सुनील चोपड़ा, एक मिनट, अरे सुनील चोपड़ा बहुत बकबक कर रहे हो, बहुत ज्यादा बकबक कर रहे हो आप। प्रेम कुमार, क्या कहा? ये भारतीय नागरिक है। एक मिनट, आज इनको पूछिए दोस्तों, आज इनको पूछिए, इनको चुन के मारेंगे जो भारत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो भारत माता की पीठ पे चुरा खोदते हैं। आपने कहा भारतीय नागरिक है, ये वो पाकिस्तान के आतंकवादियों से खतरनाक है। आप बताइए हमें, बिट्टा साहब बताइए, बहुत हो गया इनका। ये लोग, अरे रुकिए, कश्मीर में बिट्टा साहब, अरे 370 लगाने के बाद जो टफ एक्शन किया था, अरे इन हर एक आतंकवादी को पकड़ के ठोक के मारा था। ऐसे ठोक के मारेंगे, समझे, ठोक के मारेंगे, और उनके समर्थकों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। आज जब हमारे 22 जवानों की शहीद होने की 50 घंटे बाद भी इनके मुंह से ऊख तक नहीं निकली, ये गद्दार ये सारे गद्दार बेशरम, 22 जवानों के शहीद होने के बाद भी इन्होंने अब तक अफसोस तक जाहिर नहीं की। अरे नहीं हो भारतीय तुम लोग, राष्ट्र विरोधी। अरे
सारे के सारे क्या भारतीय हैं तो जवानों के ऊपर गोली चलाने का अर्बन नक्सली इंटेलेक्चुअल झोला गैंग जवानों को अरे ये विदेश से पैसा लेते हैं, ये विदेश से पैसा लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको बिट्टा साहब, इनको हजार डॉलर की फेलोशिप मिलती है और ये सारे मीर जाफर नंबर 1, मीर जाफर जयचंद चैनल पे बुलाओ इनको, देशद्रोही। वहाँ पे मुझे बुलाओ। अब मुझे तो बहुत खुशी है, मैं इतना कहूंगा हमारे साथ आज दीपांजन चक्रवर्ती भी है, मगर उसके पहले आफ्ताब अहमद खान जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे आज लग रहा है आफ्ताब साहब बोलने का साहब, उसके बाद ये वोट मुझे लग रहा है आफ्ताब साहब की जैसे कश्मीर में एक्शन हुई थी वैसे होने वाली है अभी इन माओवादियों के खिलाफ। आपको क्या लगता है और होनी चाहिए कि नहीं? मैं कुछ आप बोलने का कुछ मौका देंगे सरकार। फॉर्मर एडिशनल डीजीपी हैं सीआरपीएफ के आफ्ताब साहब जी, बोलिए। ये अरे प्रेम कुमार जी जरा रुकेंगे, बहुत सीनियर आदमी है आफ्ताब अहमद खान के साथ एडिशनल डीजीपी रह चुके हैं सीआरपीएफ के। आप जरा रुकिए, आफ्ताब साहब बोलिए। जनाब, ये जो 22 लोग शहीद हुए जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के, कोबरा के, सीआरपीएफ के लोग थे और एक आदमी जो अभी तक गुम है, उसके लिए सबसे पहले हम अपने दिल से उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने ज़िंदगी में शायद एक भी ऐसा एक्शन नहीं देखा होगा जिसमें इस तरह की वारदात होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसको अपनी बात को मैं 2 टुकड़ों में बांटूंगा, एक ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस और एनालिसिस और दूसरा पॉलिटिको सोशियो और इकोनॉमिक। सबसे पहली बात यह है कि ये जो नक्सलवाद है ये केवल जंगल में सीमित नहीं है, इसकी जड़ें तो स्टेट्स की कैपिटल्स में हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं। इनके सारे बड़े बड़े नेता तो शहरों में रह करके अपनी तरह नौकरों की तरह रख के नक्सलियों को इस्तेमाल करते हैं। असली जो सेंटर है इनके हेडक्वार्टर्स में है, जो कि कैपिटल्स हैं, वहाँ से इनका सारा कुछ ऑर्गेनाइज होता है, मैनेज होता है। 150 करोड़ के बजट से इनका 1150 करोड़ का बजट हो गया। वो कहाँ से हो गया? माइनिंग से जरिए इनके निकालते हैं। ड्रग का इनका बिजनेस है, जितनी सड़कें बनती हैं उनमें कमीशन लेते हैं, अफसरों से कमीशन लेते हैं। वो सारे अफसर और जितना कुछ हो रहा है तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे ही तो हो रहा है। आपको क्यों नहीं दिख रहा? जंगल में पैसा कहाँ जाएगा? 10,000 लोग हैं ये, 10,000 आदमियों के परिवार को चलाने के लिए, 10,000 नक्सलियों को AK-47 और LMG और इनको मोटर्स देने के लिए ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये कहाँ से एम्युनिशन देने के लिए पैसा आ रहा है? इस बात के ऊपर कभी ध्यान दिया है आपने? हमने देखा है। और 2000 आदमियों को एक साथ जंगल में घुसेड़ दिया गया, अलग अलग टाइप की फोर्सेस को मिला करके। ये कौन सा ऑपरेशन प्लान हुआ? और जब 2000 आदमी घुस गए तो उससे मुठभेड़ जहां पे हुई वो 2 किलोमीटर के एरिया में हुई। उनको रेस्क्यू और रिलीफ के लिए कितनी देर में लोग पहुंचे? उनके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या था? और खबर कहाँ थी आपके पास? सर आप बताइए, जब 400 आदमी नक्सली उस जंगल में बैठे हुए थे तो आपके खबर एजेंसीज क्या कर रही थी? पुलवामा, उड़ी, हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन एजेंसीज की बात कर रहे हैं। हम उन एजेंसीज की बात कर रहे हैं जिनको मैं ज्यादा पुलवामा और बेकार की बात मत करो। सरकार की बात हम नहीं करेंगे। कट स्विच। 2018 में सुकवामा में 9 आप सरकार की बातें मत कीजिए, आप उनकी बात कीजिए जो कि एम्प्लॉयड हैं इस काम को करने के लिए। पिछले 57 साल से नक्सली एक्टिव हैं। सन 1971 से नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। 10,000 नक्सली हैं आज इसमें, 12,000 लोग ये मार चुके हैं। करोड़ों, ये 1150 करोड़ का बजट है इनका। आप इनको एक दिन में खत्म कर सकते हैं? कि आपने कहा हम खत्म कर देंगे। 57 साल में कितनी सरकारें बदल गई आपकी, स्टेट की और सेंटर की। सबसे पहले ये इतनी आसानी से निकलने वाले नहीं है जवानों को जितना आप कह रहे हैं वहां पर। अब दूसरी इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये समाज से उठे हुए कीड़े हैं, मगर जो समाज के अंदर जड़ों को अगर गहराई रखते हैं। आफ्ताब साहब, मैं अभी दीपांजन चक्रवर्ती के पास जाना चाहता हूं, जो फॉरवर्ड डेप्यूटी कमांडर NSG के। दीपांजन, अगर इस बात को देखिए, अगर इनको जड़ से निकालना है तो फिर इनके जो लीडर है, दूसरी बात
जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद में भूपेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहे थे बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं। एक मिनट रुकिए दानिश जी रुकिए, स्विच। मैं कह रहा हूं कि अगर इनको जड़ों से निकालना है, जड़ से निकालना है, तो इनके बड़े बड़े लीडर तो यूनिवर्सिटी के कैंपस और बड़े शहरों में आलीशान घरों में रहते हैं। इनकी तो वसूली की इंडस्ट्री है। लोग कह रहे हैं कि सचिन वाजे वसूली गैंग था, लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में वसूली हो रही थी। सबसे बड़ी वसूली तो माओवादी कर रहे हैं। ये वसूली करते हैं, ड्रग्स की तस्करी करते हैं, नारकोटिक्स की ट्रेड करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, और फिर महज खान जैसे लोगों को भेज देते हैं कि जाओ भाई, हम वसूली करते हैं, ड्रग्स करते हैं, लोगों को मारते हैं, तुम लोग हमारा समर्थन करो, क्योंकि तुम बीजेपी के विरोध करते हो ना, तो चलिए हमारा समर्थन करो। और महज पता नहीं महज जैसे लोग समर्थन क्यों करते हैं। वैसे वो बात को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, ऐसे मैंने कह दी। दीपांजन जी 2010 में दांतेवाड़ा में जब 76 जवानों की शहीद हुए थे, तो यही टुकड़े टुकड़े गैंग ने जेएनयू में जश्न मनाया था। यही है वो लोग। दांतेवाड़ा में जब माओवादियों ने 76 सीआरपीएफ के जवानों को मारा था, तो यही जेएनयू में बैठे यही लोगों ने, इन्हीं लोगों ने जश्न मनाई थी। गलत कह रहा हूं क्या मैं? कहीं ना कहीं टाला जा सकता था। किसने लिया? इन्हीं लोगों ने। लेकिन ये केंद्र अर्नब, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए। एंड यस, एंड प्लीज आस्क दिस पैरासाइट्स टू शट देयर माउथ अप। अभी 2 मिनट बात मत करे। ये पैरासाइट्स लोग बहुत ज्यादा चिल्लाए, मैंने सुना हूं। हम लोग डिसिप्लिन से चलते हैं। जब प्लीज, आप पैरासाइट है, मैं बता रहा हूं, आप खून चूस रहे, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा ले रहे। आप मुंह बंद कीजिए। आपको मुंह बंद करना हमें आता है, लेकिन हम नहीं बता रहे। आप जो बता रहे हैं आप चुपचाप सुनिए। अर्नब, मुझे पता नहीं है ये जो पैरासाइट्स लोग हैं, इन लोगों ने, किसी ने अपना कंधे पे किसी शहीद का, अपना किसी साथी का डेड बॉडी कैरी किया है या नहीं? यस, हमने किए हैं। हमें पता है जब डेड बॉडी का वजन क्या होता है, जब वो कंधे पे आता है, वो डेमोक्रेसी का वजन है। हमारा जवान डेमोक्रेसी का कीमत चुका रहा है। आज डेमोक्रेसी नहीं होता है तो आज हमारा जवान शहीद नहीं होते। यही सुनील चोपड़ा जैसा जो पैरासाइट है, एलिमेंट है, मैं आपको वादा दिलाता हूं, जैसे कश्मीर में किया था मेजर गोगोई ने, इनका जीप के सामने बांधिए और एम्बुश में ले जाइए छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा। मैं वादा करता हूं एक भी गोली नहीं चलेगा और एक भी जवान शहीद नहीं होंगे। यही सुनील चोपड़ा कुछ तो कंट्रीब्यूट करे। इनको रखिए जीप के सामने बांध के और देखिए क्या आता है। किसने खबर रखेंगे आज से 2 महीना बाद ये 22 फैमिली का क्या हो रहा है? और ये जो लोग जिंदा रहेंगे, जो चोट खाए, इंजर्ड हुए, कौन जानता है, कौन देखेंगे? ये आप यहाँ बिट्टा साहब पहुंचे हैं, बैठे हैं, उनको पूछिए। When I was in NSG, I was with him। उनके साथ वहाँ सिक्योरिटी में जो आईटीबीपी के जवान घायल हुए थे, टेररिस्ट लोगों ने मारे थे 9, 10, 11 लोग। पूछिए बिट्टा साहब को क्या तकलीफ उनका भी हुआ, क्या तकलीफ हम लोगों को हुआ है। और ये सुनील चोपड़ा जैसा पैरासाइट को प्लीज मुंह बंद कीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज मेरे पास एक वीडियो क्लिप आया इंडिया टुडे में 3 मार्च 2021, 3 मार्च एक वीडियो क्लिपिंग हुआ था, जो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो एडवाइजर है प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू, एग्जैक्टली 29 मिनट पे उनका वो डायलॉग है, आप लोग चेक कर सकते हैं, जहां उन्होंने कनवाल को बताया, इंडिया टीवी का उनको बता रहे थे कि इलेक्शन का टाइम पे अगर किसी पैरामिलिट्री फोर्स का ऊपर हमला हो ना जाए, कोई शहीद ना हो जाए, ये हमारा चिंता है। भाई कितना पहले प्रशांत किशोर के पास ये खबर कहां से पहुंच रहा है? ये अजीब, ये लोग साजिश करके चिल्ला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ये बात 2 महीना 1.5 महीना पहले कैसे बोल रहे हैं? इस वीडियो इज अवेलेबल। आई थिंक, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इन लोगों को भी हिरासत पे लिया जाए, ईओपीए डाला जाए और इनको इंटरोगेट किया जाए प्रॉपर ढंग से, जिस ढंग से हम लोग इंटरोगेट करते हैं। ये आकाश सुनील चोपड़ा बता देंगे कहां से आता है इनका पैसा, नहीं बोलना है। ये प्रशांत किशोर बता देंगे कहां से आता है इनका एडवांस खबर। नहीं, सवाल मेरा ये है सुनील चोपड़ा जी, एक मिनट, सुनील चोपड़ा जी, एक मिनट, हम कर क्यों नहीं पाए?
नहीं दीपांजन जी, मैं ये बात समझ पाया आपकी, जो आपने जो कहा, ये हमारा मगर हम जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। डेमोक्रेसी का कमजोर, हमको पता भी है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ये पैरासाइट लोग ऐसे दीमक, ऐसे डरपोक दीमक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अपने आप को इंटेलेक्चुअल या स्टूडेंट बता के ये अर्बन नक्सली काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए नुपुर जी, तकलीफ क्या हो रही है? आप इन लोगों को उठा के आप इन लोगों को हिरासत में क्यों नहीं लेते? आप लोग साढ़े 6 साल से आप लोग पावर में हो, अभी तक इन लोगों को आप हैंडल क्यों नहीं कर पाए? इनको अभी तक आप लोगों ने अंदर क्यों नहीं किया? अभी भी खुली छूट क्यों है इनको? आपने जो कश्मीर में किया, ये अर्बन नक्सलियों के खिलाफ क्यों नहीं करते? नुपुर जी, प्रेम, एक मिनट, प्रेम कुमार, पहले मैं नुपुर जी की बात सुन लो। इसीलिए 126 से, इसीलिए अरे रुकिए प्रेम कुमार जी, अब नक्सलबाड़ी इन्फ्लिक्टेड एरियाज 126 जिले से अब नक्सलबाड़ी इन्फ्लिक्टेड एरियाज 30 की कगार पे है। सिर्फ हमारी सरकार के अधीन पहले 4 साल के अंदर 40 ऐसे जिले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री कहलाए गए थे। 27% कमी आ गई है वायलेंस में, नक्सलबाड़ी में। लेकिन मैं चक्रवर्ती जी की बात पे थोड़ा अमल करना चाहूंगी, जिन्होंने बोला, मेरे पास जुलाई 15, 2010 की एक अखबार की रिपोर्ट है। मधुसूदन मोंडाल नाम का माओवादी शख्स पुलिस में कहता है कि मेरे बहुत अच्छे लिंक हैं कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ, जिनको मैंने गोलाबारी, बंदूकें और क्रूड बॉम्ब्स भी दिए। ये पूरा का पूरा अखबार का आर्टिकल है। उस नक्सलबाड़ी आदमी का नाम है मधुसूदन मोंडाल, जो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लेड यूपीए सरकार के साथ बहुत क्लोजली काम कर रही थी। मैं साफ पूछना चाहती हूँ, 2011 में कन्विक्टेड नक्सल और माओवाद विनायक सेन को बिठाने का क्या मतलब था? मैं पूछना चाहती हूँ, 2010 की एनएससी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सोनिया गांधी ने नक्सल और माओवादियों से क्यों भर रखी थी? मैं पूछना चाहती हूँ, आज ये बहुत अहम सवाल है, डी राजा की बेटी अपराजिता राजा क्यों जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर पाई जाती है 2016 में? मैं पूछना चाहती हूँ, मनोहरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा और गृह मंत्री और कुछ नहीं चलेगा। ये कांग्रेस के बड़े नेता अश्विनी कुमार और अभिषेक मनु सिंह सर्वोच्च न्यायालय क्यों पहुंचते हैं? ये रिश्ता क्या है? ये कांग्रेस का नक्सल और माओवादी ताकतों के साथ रिश्ता क्या है कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारी मेरा आपसे सवाल है, जब 2018 में नक्सलवादी अटैक हुआ था सुकमा में और 9 जवान शहीद हुए थे, तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? आज 2 साल बाद फिर अटैक हुआ है, तो आप ये बताइए कि सवाल में कौन सा चुनाव था? ये सवाल तो केंद्र सरकार से है। पिछले 6 सालों में इस देश में सबसे ज्यादा हमारे नौजवान शहीद हुए, वो पहले मैं तो दूसरों की बात सुननी होगी। आपकी सरकार नाकाम है। जेएनयू में 76 सीआरपीएफ जवानों के मौत का जलसा क्यों बनाया? मगर नुपुर अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो लोग यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बैठ के, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बहुत हो गया, मैं डिस्टर्ब नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग बिट्टा जी आपसे पूछता हूं मैं कि जो लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में बैठ के प्रधानमंत्री अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, झोला लगा लेते हैं, कंधे पे झोला और फिर ओपनली माओवादियों का समर्थन करते रहते हैं। हमने एक गौतम नवलखा को तो अंदर किया, वरवरा राव को अंदर करना चाहिए और है भी वो। मगर मुझे ये बताइए कि सारे 100,000 लोग जितने बैठे हैं, इन सबको पकड़ते क्यों नहीं हम? सारा समर्थन और फंड रेजिंग तो इनके थ्रू होती है, सब कुछ काम तो ये कर रहे हैं ना। देखो, इनको अंदर क्यों नहीं कर सकते? और एक बात कहता हूं आपको, अमेरिका में एक आदमी है, ब्लैक आदमी है, जॉर्ज फ्लॉयड, उसकी जब मौत हुई पुलिस ने उसको मारा, बड़ी निर्ममता से जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया, तो सारे टुकड़े गए अर्बन नक्सली पागल हो गए, ये सोशल मीडिया में पागल हो गए कि भाई अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड को मारा। अरे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड को मारा तो पागल हो जाते हो? हमारे 22 जवानों की शहादत होती है, तुमने एक बार चू तक नहीं कही, चू तक नहीं की आपने। देश विरोधी चैलेंज किया है, राष्ट्र विरोधी,
एंटी नेशनल लोगों ने बंदूक नहीं। का मुकाबला बंदूक से 22 जवानों की शहादत हो गई। खुद बता दिया। अरे और सुनो मेरी बात, कि जिन अरे सुनो मेरी बात, हमारे अरे सुनो मेरी बात, मैं और वो हिंदुस्तानी बेटा जी बोलिए, इनको एक्सपोज इन्होंने कर तो दीजिए, खुद बता दिया। एक्सपोज कर दीजिए इनको। और जब हमारे नौजवान जवान जब बर्फों में शहीद हो रहे थे, समाधि ले रहे थे, एक मौत से लड़ रहा था, क्या था जेएनयू में, घर घर अफजल पैदा करेंगे, भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, इनकी आशिकी तैसी टुकड़े करेंगे, इनकी आशिकी तैसी, यही जिंदा दफनाएंगे इनको। कहां पे थे ये चोपड़ा जी? याद रखिए, जवानों को शहीद करने वाला कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। अगर आप उनको मदद करते हैं तो आप मुल्क के खिलाफ हैं, आपने इस मुल्क के साथ धोखा करते हैं। याद रखिएगा, जवानों की शहादत के ऊपर बोलिए, जवानों की उन खून के ऊपर बोलिए। हमेशा आतंकवादियों के लिए आप खड़े हो जाते हैं, अफजल के लिए खड़े हो जाते हैं, कसाब के लिए खड़े हो जाते हैं, के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 370 धारा पे खड़े हो जाते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन पे खड़े हो जाते हैं, आज जवानों की शहादत पे खड़े हो जाते हैं। क्या आतंकवादियों को बचाने का, क्या हमारे जवानों को शहीद करने वालों का आपने ठेका ले रखा है? क्या आपने ठेका ले रखा है? क्या चाइना आपको मदद करता है? क्या ये 2021 का भारत है, याद रख लेना। चोपड़ा जी, आपकी हम इज्जत करते हैं, उम्र में बड़े हैं, पर जो हमारे जवानों को शहीद करेगा ना, अगर हमें भी ठोकना पड़ेगा ना, ठोकेंगे। और गोस्वामी साहब, आज आपको कह दूं, ऐसे लोगों को अगर बुलाना है ना तो चैनल पे बुलाइए, और हमें भी बुलाइए चैनल के ऊपर, हमें भी बुलाइए, लाइव देखे लोग, दूर मत रखिए। हम हमारे बहुत हो गया सुनील चोपड़ा जी, हम इनको देखते, देखिए हम इनको वही देखते हैं। और मूल मुद्दा ये भी है, मूल मुद्दा ये भी है, दुनिया तमाशा देख। नहीं, एक मिनट सुनील चोपड़ा जी, 2 मिनट चुप हो जाइए। मूल मुद्दा ये भी है बेटा साहब, पुष्पेंद्र जी, आप इस बात को मानेंगे कि नक्सलियों ने हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला क्यों किया? छुपे हुए गद्दारों से बड़ी बात है कि इन्होंने हमला क्यों किया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि उनके इलाके में एक सड़क बने, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि पिछड़े इलाके तरक्की करें, ये टाइम नहीं है उसके लिए, और उन गांवों को बेहतर संपर्क हो उन गांवों के साथ। नहीं देते लोगों के बारे में बोलने वाले ये लोग झूठे लोग ये मानेंगे नहीं कि वहां पे जिन्होंने शहादत दी है वो एक सड़क की सिक्योरिटी कर रहे थे, सड़क बन रही थी उस जगह में। अरे आप सड़क नहीं चाहते, आप बिजली नहीं चाहते, बॉम्बे में आपके साथ क्या हुआ? आप वसूली चाहते हो, आप भी वसूली गैंग के है सब हमदर्द हो एक नंबर के। सुनील चोपड़ा जी, बहुत हो गया। पुष्पेंद्र जी, मैं पूछता हूं कि इन नक्सलियों को अगर सड़क बनने से इतनी परेशानी है तो फिर जब फैक्ट्री लगेगी तो ये क्या करेंगे? सड़क बन रही है तो 22 जवानों को मारा, फैक्ट्री लगेगी तो 100 को मारेंगे ये लोग। अर्नब, अभी आपको आपके चैनल पर फॉर्मर डीजीपी बोल रहे थे, आप याद करिए, जीके पिल्ले साहब फॉर्मर होम सेक्रेटरी ने साफ साफ कहा था कि ये तमाम सारे लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से एक्सटॉर्शन करते हैं, सरकारों से करते हैं, और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। सवाल यह है कि ये सड़क के विरोधी तो हैं, ये सड़क के साथ साथ राष्ट्र विरोधी हैं। इनकी समस्या है कि पूरे देश में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही हैं और इनके मंसूबे कमजोर हो रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपके उसमें सवाल पूछा, मैंने एक सवाल पूछा कि सुमित चोपड़ा समेत सारे लोगों से पूछिए कि ममता बनर्जी को वो छत्र महतो जो जिसने ट्रेन हाईजैक की थी, उससे ममता बनर्जी का संबंध क्या है? ये बताएं, ममता बनर्जी का क्या संबंध है? ये वहां पे पहले दूसरे फेज की पोलिंग के बाद ये बौखलाहट क्यों है? ये पूरे देश को ध्यान बटाने के लिए क्यों कि आप चुनाव में हार रहे हैं, आपका आखिरी किला ढह रहा है। 35 साल तक जिस बंगाल में इन लेफ्टिस्टों ने, माओवादियों ने, नक्सल ने जो राज किया वहां पर, उसको कंगाल बना दिया। सत्ताएं इनके हाथ से जा रही हैं। राफेल अर्नब, नाउ लुक एट सुमित चोपड़ा, इनको देखो, अभी राफेल की बात कर रहे हैं। अर्नब, इनसे पूछो
ये यहाँ पे आके रात को आके टेलीविजन पे जहर क्यों उगलते हैं? चोरी जब भी हमारे भाई शहीद होते हैं, सुमित चोपड़ा यहाँ पे आके जहर क्यों उगलते हैं रात को टेलीविजन चैनल्स पे? मैं बताता हूँ क्यों उगलते हैं अर्नब। ये इसलिए जहर उगलते हैं क्योंकि ये इनका चार्टर है। इनको बोला गया है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करेंगे और तुम जाके रात को टेलीविजन चैनल्स पे हमें कवरिंग फायर देना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसको अर्नब, वैसे आज कवरिंग फायर दे रहे हैं नक्सलियों को। नहीं वैसे आज ये सब डरे हुए हैं। और दोस्तों, ये भूपेश बाघेल को भी मैं कहना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, बहुत सोशल मीडिया में ट्वीटिंग करते रहते हैं। बाघेल जी, आप पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ के लोगों ने कहा था कि नहीं कि कोरोना की सिचुएशन इतनी खराब है, कुछ सोचिए, नक्सलियों को खुली छूट मिली हुई है। तो बाघेल जी, जरा अपना काम संभालिए, सिर्फ पॉलिटिक्स मत कीजिए। और एक आखिर में एक सवाल मैं ये भी करूंगा कि अगर आतंकियों के खिलाफ सच्ची एक्शन लेनी है, तब मुझे लगता है दीपांजन जी कि पहले इन इंटेलेक्चुअल वालों को पहले देखना पड़ेगा, इनकी छानबीन करनी पड़ेगी। इन्होंने क्या क्या कितने पैसे रखे हुए हैं अपने पास, देखिए कितनी जमीन हड़पी हुई है, जो वसूली की इंडस्ट्री चल रही है, जो कहा 1200 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, पूरा पैसा तो इनके ही पॉकेट में जा रहा है ना दीपांजन जी। टाउन पे नहीं आ रहा है, सिटी है कि में नहीं आ रहा तो कौन रोक रहा तो है? माओवादी लोग जंगल में छुप के वो हमारा जवानों को मारेंगे। और ये सो कॉल सुनील चोपड़ा जैसा नहीं रोक रहे, करने वाले हैं ना। ये लोग इनके तरफदारी करते रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। ये बंद होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के नाम पे एनफ इज एनफ। क्यों आप उनको ये इनको समझा दीजिए, नहीं तो एक दिन देश का जनता ही इनको सबक सिखाएंगे। ये जो आड़ में बैठे और ड्राइंग रूम में बैठ के क्रांति करते हैं। दोस्तों, अब तो ये तय है कि नक्सलियों का संपूर्ण सर्वनाश तय है, इन्हें जड़ से मिटाया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की मुहिम चलाना बंद करिए। एक आखिरी चेतावनी दे दी जाए कि जिन्हें नक्सलवाद छोड़ना है वो छोड़ दे, वरना सबका एक साथ सफाया कर दिया जाएगा। दोस्तों, इनका सफाया बहुत जरूरी है। इन माओवादियों नक्सलियों की वजह से हम अपने सैनिकों के परिवारों को मातम मनाते नहीं देख सकते। अब मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि इनका सफाया होगा। मुझे यह भी खबर मिली है कि जब से अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ में जाके साफ साफ कह दिया कि निर्णायक लड़ाई होगी, तब से ये लोग बहुत टेंशन में आ गए। होना भी चाहिए इनको टेंशन दोस्तों, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, ये राष्ट्र विरोधी जितने ताकते हैं, जब इनका सफाया होगा तभी देश की पूरी तरक्की होगी। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।